हाय गाइस, दिस इज विवेक दशोरा अगेन विद यू। और हम बात कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी वाले सेक्शन की। इकोनॉमी वाले सेक्शन में हमने जो टेस्ट करवाया था, लेट मी ओपन द स्लाइड। दिस इज सिक्योर 20 RS-23 प्रोग्राम जो हमने रन किया हुआ है, जिसमें हम आपको डेली टास्क के साथ में डेली कई सारे प्रोग्राम्स और क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। 60 डेज का प्रोग्राम है जिसमें आपको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस के 1 घंटे रोज आप लिख सकें, ऐसे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस वाले सेक्शन में, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आई होप स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। इंडियन इकोनॉमी का 2307 टेस्ट हमारा हुआ था, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहले हम इस पर द डिमांड जो बिग क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को हम बाद वाले वीडियो में देख लेंगे। तो पहले मैं आता हूँ एक बार, यस, 5 मार्कर क्वेश्चंस पर, जो कि हमें 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों को शेड्यूल और जो पेपर्स हैं वो हमारे सभी जो ग्रुप्स हैं उनमें हमने लगभग सभी ग्रुप्स में इनको सर्कुलेट कर देते हैं। जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, उनमें हम सभी को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज ये कि सर दाढ़ी कैसे बढ़ी हुई है, तबीयत खराब है क्या? दिस इज जस्ट अ टफ लुक, नथिंग स्पेशल, सब कुछ सही है। ठीक है, क्योंकि व्हाट आई थॉट कि जब दाढ़ी सफेद आ जाएगी तब दाढ़ी रख भी नहीं पाएंगे, या फिर हेयर कलर करके दाढ़ी को भी, शेव को भी कलर करनी पड़ती है। तो उससे बेटर है कि एक आध बार और लाइफ में दाढ़ी रख ली जाए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर करंट टारगेट्स इन इंडिया? इस क्वेश्चन की डिमांड की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड क्या है? दो चीजें हैं। एक, इसने पूछा है कि डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश के कितने प्रतिमान होते हैं, कितने तरीके होते हैं, किन तरीकों से विनिवेश किया जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के हमें तरीके बताने हैं। दूसरा, हमें इसके कितने प्रतिमान होते हैं या कितने इसकी अप्रोचेज हैं वो हमें बतानी है। अब जब ये 50 वर्ड्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये स्पेस मिल जाता है कि हम 15 शब्दों में, लगभग 10 से 15 शब्दों में इस चीज को मैनेज कर दें, या इस चीज को हम एक बार इंट्रोड्यूस कर दें कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, विनिवेश क्या होता है। मैं इस क्वेश्चन का अगेन वही चीज कि मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिखा जा सकता था। तो जब हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो हम इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। विनिवेश क्या होता है वो हम बता सकते हैं। इसको बोलते हैं कि जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं या फिर सरकार की सहायक परिसंपत्तियां हैं। सहायक का मतलब होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो, उनको किसी भी तरह से उनकी सेलिंग करना या उनका बेचान कर देना। अब बेचान में दोनों चीजें आती है कि कितने परसेंट का बेचान किया, 100% बेचान कर दिया या 51% सरकार ने अपने पास स्टेक्स रखे या क्या किए। तो ये चीज आपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में देख ली होगी। तो हम जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10 या 20 शब्दों में हम ये चीज लिख सकते हैं कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट असेट्स और सब्सिडरीज इस इट इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अप्रोचेस पर कि इसकी कितनी अप्रोच है, मतलब कितने तरीके इसके होते हैं, किन तरीकों से की जाती है। एक बोलते हैं माइनॉरिटी अप्रोच। माइनॉरिटी का मतलब होता है सूक्ष्म या लघु प्रतिमान। मेजोरिटी का मतलब होता है, इसको हम बड़ा वैसे बोल सकते हैं। कंप्लीट को हम बोलते हैं पूर्ण। बड़ा नहीं बोलकर इसके लिए एक हिंदी का टर्म आएगा, मेजोरिटी के लिए आएगा बहु विनिवेश। ठीक है, और इसका अगर कोई ज्यादा बेटर हिंदी शब्द हो तो उसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जहां तक मैं इसको देख पाया हूं, इसमें बहु विनिवेश ही लिखा है। तो एक तो लघु विनिवेश और एक बहु विनिवेश, माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। माइनॉरिटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास 51% या उससे ज्यादा के स्टेक्स अपने खुद के होल्डिंग में रखती है, उसे माइनॉरिटी स्टेक्स या माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। मेजोरिटी में क्या होगा कि सरकार ने 51% से अधिक की शेयर होल्डिंग्स बेच दी या किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर दी, प्राइवेट सेक्टर को। और कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट में 100% कंट्रोल ऑफ द बायर, 100% कंट्रोल जिसने परचेज किया उसको 100% पूरा ही उसको ही दे दिया, अब वो सरकार का रहा ही नहीं। ठीक है, अब ये बात आती है कि
यस। सो हमने यहाँ पर 3 अप्रोचेस देख ली, एक माइनॉरिटी, एक मेजोरिटी, एक कंप्लीट। इसके साथ में एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट और बोला जाता है। अभी जो अखबारों में इनमें आप देखेंगे उसे रणनीतिक विनिवेश बार बार टर्म काम में आ रहा है। तो रणनीतिक विनिवेश में क्या चीजें आती है, उसमें आती है एक तो मेजोरिटी स्टेक हमने दे दिया, मतलब सरकार ने 51% या उससे अधिक की भागीदारी किसी कंपनी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, और इसके साथ में सरकार ने मैनेजमेंट जो है वो भी हैंड ओवर कर दिया। इसको बोलते हैं मेजोरिटी या स्ट्रेटजिक, मेजोरिटी प्लस मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटजिक, रणनीतिक विनिवेश। तो ये विनिवेश के प्रतिमान थे जो इसमें पूछे गए थे, ये हमने बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द की इश्यूज एंड चैलेंजेस विद डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब आप सभी लोग समझते हैं। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन। समावेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है, मनी है, धन का वितरण है, या ये मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कोई भी चीज है, उसमें जितना सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जितनी सोसाइटी का सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसको इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब उसका समावेशन, उसे समावेश कर दिया, उसे बोलते हैं इंक्लूजन। यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन। तो इस टर्म को हम समझ सकते हैं कि डिजिटल फाइनेंस, मतलब फाइनेंस की जितने तरीके डिजिटली अवेलेबल है, क्या उसमें जनसंख्या का सभी प्रतिशत, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, क्या उसको जानता है, क्या उसका बेनिफिट ले पा रहा है, क्या उसमें जुड़ पाता है। समझ रहे हैं बात को? इसको बोलते हैं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बैंक में जाकर, कई सारे हैं, मेरे घर में भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको बिलीव नहीं होता, वो आज भी बैंक में जाकर पासबुक ले जाते हैं, इसमें एंट्री कर दीजिए, जबकि वही सेम एंट्री आपके बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने से प्रिंट निकला सकते हैं, और वो प्रिंट भी उतनी ही वैलिड है, पर हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, या वो एक तरह से मान लीजिए कि वो गले नहीं उतरती। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो पुराने लोग हैं। नए लोगों में कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझते ही नहीं है। अभी का एक रिसेंट एग्जांपल है कि मैं किसी पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड एडी करवाने के लिए गया हुआ था। तब मैंने देखा था कि एक यंग पर्सन, ये मान लीजिए कोई 40-45 साल का होगा, और वो लाइन में लगा हुआ था किस चीज के लिए, कि जो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है, या पोस्ट ऑफिस में जो खाते खुलते हैं, उसकी उसे एंट्री करवानी थी। आई आस्क्ड हिम कि क्या आपको ये नहीं पता कि ये ऑनलाइन भी हो जाती है। और वो जो कैशियर के पास ही लगते हैं ये लोग, तो वो कैशियर या बाबू जो भी था, उसको बार बार सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये प्रिंटर कैसे खराब है, ऐसा कैसे है, टाइम क्यों लगा रहे हैं, ये कर। उस पर्सन ने भी बोला, तो उसने बोला कि यार तू तो जवान आदमी है, तुझे तो खुद को ऑनलाइन इसको देख लेना चाहिए ना, तेरी एंट्री को तो एंट्री करवाने यहाँ क्यों आया है। दिस इज कॉल्ड द डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इसके समक्ष चुनौतियां क्या है। अब हमें चुनौतियों की जब बात करनी है, ऐसे क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, कहीं भी डिजिटल टर्म आता है और हमें जितना आता है, जितना हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है वो समझा रहा हूँ। तो एक तो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी तक जो अ, या असेवित जनसंख्या है, असेवित जनसंख्या का मतलब यह है कि वैसी जनसंख्या जिसने इस सेवा का लाभ नहीं उठाया। ये की टर्म्स हैं जो याद आते हैं, मतलब वहां पर यूज आते हैं, ये आपको यूज करने होते हैं। तो अनसर्व्ड पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो इससे नहीं जुड़ी हो। और फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड, ऐसे लोग जो वित्तीय रूप से हाशिए पर रहे हों, उनको भी इन सर्विसेज से जोड़ा जा सकता है। किस चीज के लिए? जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किससे? डिजिटल सेवाओं से। उसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला जाता है। मतलब कि जो वित्तीय रूप से अभी तक असेवित रहे हैं या सेवाओं का लाभ नहीं ले सके, और कहीं ना कहीं वो हाशिए पर रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनको सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल सेवाएं, उसको डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जा सकता है। इसके समक्ष चुनौतियों की अगर बात की जाए, देखिए एक कीवर्ड है जो बहुत ज्यादा काम में आता है, जिसे बोलते हैं बैंक द अनबैंक्ड। जो बैंक से नहीं जुड़े उन सबको हमने बैंकिंग से जोड़ा। ये हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह और इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनमें आते हैं, या फिर जो योजना कुरुक्षेत्र आती है उनमें इस तरह के कीवर्ड्स सरकार काम में लेती है। कई बार गवर्नमेंट के खुद के द्वारा ऐसे काम में लिए जाते हैं। तो बैंक द अनबैंक्ड का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे यहाँ पर जनधन।
जनधन अकाउंट, जो अभी तक बैंक से नहीं जुड़े थे उन सबको बैंकिंग से जोड़ दिया। ठीक है, सो चैलेंजेस की बात करते हैं कि इसके सामने चुनौतियां क्या है। चुनौतियां हैं टेक्निकल रिस्क। यस, टेक्निकल से रिलेटेड या तकनीक से जुड़ी हुई जितने जोखिम हैं वो सभी, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है कि तकनीकी से जुड़ी हुई जितनी भी तरह की जोखिम है वो सारे जोखिम डिजिटल तकनीक से जुड़े हुए, मतलब इनके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, इनको ठगा जा सकता है, इनका क्लोन किया जा सकता है, ये सारी चीजें की जा सकती है। एक ये इस चीज के आदतन नहीं है, मतलब जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप किसी ऐसे आदमी को अज्यूम कर सकते हैं जिसने नया नया खाता खुलवाया हो, और जो इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जानते हैं कि लगभग 90% पॉपुलेशन जो हमारी वर्क फोर्स है उसका 90% असंगठित क्षेत्र में, तो उसी असंगठित क्षेत्र के लोगों को आप अज्यूम कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा लोग जो कोई ठेला चलाता है कहीं पर, कोई ड्वेलर्स है, कोई रेडी पटरी लगाता है, कोई फ्रीलांसिंग घरों पे जाकर काम करता है, या ऐसे लोग मोस्टली इन चीजों से जुड़े हुए नहीं होते, वो समझते भी नहीं है, इतना उनका शिक्षा का स्तर भी नहीं होता, तो वो हैबिचुअल भी नहीं है, फेमिलियर भी नहीं है। ठीक है, अगली चुनौती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शंस की जो लिमिट्स है वो यहाँ पर आ जाती है, मतलब कि मान लीजिए मैंने मेरे खाते से कहीं पर पैसा ट्रांसफर किया, गलती से मेरे से एक अकाउंट नंबर गलत डायल हो गया या गलत उसमें चला गया, और उसकी वजह से वो किसी और के खाते में पैसा चला गया। यूपीआई आईडी क्या होती है, यूपीआई आईडी को कितने लोग यूज करते हैं, उस आईडी में अगर आपने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी, वो किसी और के खाते में पैसा चला जाता है, तो वो एक चीज है कि फिर वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन या जिसको बोलते हैं ग्राहक सुरक्षा अधिकार की सीमाएं आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की ग्राहक की सुरक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं इनको थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है ई मनी या टेरर फंडिंग। ई मनी जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज वगैरह और ये सब चीजें आती है, उन सबके साथ में जो टेरर फंडिंग है उसमें भी पैसा जाने के और ये सारे जोखिम जुड़े हुए रहते हैं, ये पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की चैलेंजेस हो जाते हैं फिर। मतलब ये जो हमने फर्स्ट के टेक्नोलॉजिकल रिस्क, हैबिचुअल नहीं होना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले देखे हैं, ये वो हैं जो व्यक्तिगत है, और यहाँ पर ई मनी और टेरर फंडिंग है, ये वो है जिस पर सभी लोग, मतलब ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो जाता है। सो दोज आर द चैलेंजेस। चलिए अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है मुद्दा, और इससे क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इस होमवर्क को कंप्लीट करने का ट्राई करना। व्हाट इज द होमवर्क इज कि आप इसके अदर डायमेंशंस भी देखना, मतलब डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो भी आप लोग देखिएगा, और इससे जुड़े हुए अगर चैलेंजेस हैं तो इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसे भी देखिएगा, और लास्ट में गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स किए हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कमेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कमेंट में हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट, ये होता क्या है, हमें ये बताना होता है, और साथ में ये बता देना होता है हमें कि इसका करंट में स्टेटस क्या है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, अब हम जब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, या ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन या कोई भी इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास क्या तरीके होते हैं उसे शुरू करने के। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें या इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे प्रारंभ करना चाहिए। सो हम इस पॉइंट पर एक बार बात करते हैं कि इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। इंट्रोडक्शन में हम या तो किसी भी कंसेप्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसकी परिभाषा लिख दें, अगर हमें कोई अच्छी परिभाषा नहीं याद आ रही है, किसी फैक्ट के साथ उसे स्टार्ट कर दें। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या संबंधित कोई मामला है, तो हम वहां पर ये फैक्ट दे दें कि जनसंख्या इतने परसेंट है, हमारे यहाँ पर जनसंख्या इतनी है, इस स्टेट की जनसंख्या इतनी है, इतना जनसंख्या का कंपोजिशन है, इस ग्रुप के इतने लोग हैं, इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस कम्युनिटी के इतने लोग हैं, वो चीज एक फैक्ट हो जाती है। दूसरा, हम अगर कोई संवैधानिक प्रावधान है उससे भी शुरू कर सकते हैं कि संविधान ने महिलाओं के लिए प्रोविजन किए हैं, यहाँ से बात हम शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की बात है, कहीं पर पक्षपात की बात है, तो समानता के अधिकार से संविधान ने किया है और हम प्रारंभ कर सकते हैं। और
लास्ट में एक और चीज आती है जो आता है ओरिजिन, जिसमें हम लिखते हैं ना कि लेटिन भाषा के इस शब्द से शुरू हुआ है, लेटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। तो वो होता है किसी टर्म का ओरिजिन, उसका उद्भव कहाँ से। ये इंट्रो के तरीके हैं कि इंट्रोडक्शन आप कहाँ से शुरू करते हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा हो, पर ये याद रखना कि सिलेक्शन के लिए इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इससे कम पढ़ेंगे उसमें मजे नहीं आएंगे। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम टाइम पास में कैसे भी कुछ भी करके आ जाए, कैसे भी कुछ भी लिख कर आ जाए, तो वो होगा नहीं। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं बता देता हूँ कि राइटिंग रिलेटेड जो चीज है लिखने की, मुझे कई बच्चों ने पूछा है सर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। उस पर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। मुझे आज भी 4-5 बच्चों के मैसेज आए कि सर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। ये याद रखना, जो इवेल्युएटर है उसको आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इस पर ऑब्वियस सी बात है कि आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर कर सकते हैं तो अभी हमारे पास 80-100 दिन है, और 80 से 100 दिन ऐसे होते हैं कि हम हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर हैंड राइटिंग सुधारने के लिए क्या करें। तो एक चीज होती है जिस चीज को समझना, किसी भी साधु संत टाइप के व्यक्ति के लिए, या कोई भी जो एकाग्र चित्त व्यक्ति होता है, जो कोई भी चीज की लक्ष्य कर रहा है, या मान लीजिए कि हमारे जैसा व्यक्ति जो पढ़ रहा है और किसी भी चीज को लक्षित किए हुए, उसका कुछ टारगेट है, उस व्यक्ति के लिए हमेशा सबसे पहली चीज होती है सेल्फ मॉनिटरिंग। वो खुद को खुद ऑब्जर्व कर रहा हो, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। और राइटिंग, हैंड राइटिंग सुधारने का सबसे पहला स्टेप जो है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसमें सबसे पहली चीज ये कि जब आप खुद कॉन्शियस होगे कि क्या मैं गंदा लिख रहा हूं और मुझे गंदा नहीं लिखना है, तो आप ऑटोमेटिक सही हैंड राइटिंग की तरफ आ जाओगे। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसको एग्जीक्यूट ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमारी आदत में क्या होता है, जिनकी गंदी हैंड राइटिंग है उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, पर हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है। तो जब भी हमने लिखा, हमने कैसे भी घुमा दिया पेन को, हमने पेन उठाया और ऐसे ऐसे करके लिख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है लाई दल्ला मैं लिख देता हूँ। तो वो जो डॉक्टर वाली स्टाइल है ना, वो डॉक्टर्स के लिए अच्छी है, अब वहां नहीं है। यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, तो वहां पर आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। और ये आपकी पर्सनल इशू है कि सर मेरी तो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं होने से ज्यादा मतलब दूर नहीं है आप अच्छी होने के। और कैसे आया जा सकता है, तो इस चीज को ऐसा समझ लो कि जब आप ये कॉन्शियसली सोच लोगे कि मुझे अच्छा लिखना है, तब आप घटिया नहीं लिख रहे होंगे, आप जानबूझकर कचरा लिखते हैं। और जानबूझकर कचरा लिखना हमारी आदत बन चुका है, इतनी बुरी हैंड राइटिंग नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को। ये 95% लोगों पर एप्लीकेबल चीज है जो मैं बता रहा हूँ। कोशिश करना कि हम अच्छा लिखें, हम अच्छा सही से ध्यान रखकर, जब आप अच्छा लिख रहे होंगे कि मैं जानबूझकर वर्ड्स गलत नहीं बनाऊं, जानबूझकर शब्दों को ऊट पटांग गंदा नहीं लिखूं, तब आपको अभी जो 80 दिन है ना, 80 दिन किस चीज में लगेंगे, इस चीज में लगेंगे कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। और इन 80 दिनों में जब आप बार बार लिख रहे होंगे तो वो स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। सिर्फ यही ध्यान करना है, उसके अलावा और ये सारे बेवकूफों वाली बातें हैं कि किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास चले जाएं, वो सब इस टाइम में पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हैंड राइटिंग के लिए दिस इज द सजेशन। चलिए अब ये बात आती है कि टर्म आया यहां पर ग्रीन ग्रोथ। तो ये ग्रीन ग्रोथ आया कहां से शब्द, ये ग्रीन ग्रोथ का हमने ओरिजिन पर बात करते हैं कि इसका उद्भव क्या है। तो इसके उद्भव के लिए फिस्कल ईयर या वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने अपनी जो की प्रायोरिटीज हैं या जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें इस शब्द को बताया था कि हम ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता पर रखेंगे या हरित समृद्धि को हम प्राथमिकता पर रखेंगे। अब ये क्या होता है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जानते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम संवहनीय कर देते हैं या सस्टेनेबल कर देते हैं, सतत कर देते हैं, और इसके साथ में इसमें हम एनवायरमेंट को भी ऐड कर देते हैं, मतलब कि इसमें जो पर्यावरणीय एस्पेक्ट है, पर्यावरण का किसी तरह से नुकसान नहीं हो, पर्यावरण का किसी तरह से डैमेज नहीं हो, उसको जब हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, मतलब एक तो वो सतत है, दूसरा पर्यावरण का नुकसान भी नहीं कर रहा। सतत अकेला क्या होता है, सतत वो होता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही सब संसाधन उपलब्ध रहे जो मेरे लिए है। मतलब मैंने अकेले ने वो सारा, जितनी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन सभी रिसोर्सेस को मैंने या मेरी पीढ़ी ने मिलकर बर्बाद नहीं कर दिया। एग्जाम्पल, हमारे पास में जो फ्यूल है, मान लीजिए तेल है,
तेल के रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की चीज, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, हमने या हमारी पीढ़ी ने मिलकर इतना नहीं जला दिया हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रोल नहीं बचे, वो समझे ही नहीं कि पेट्रोल क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? इस चीज को बोलते हैं सतत होना, कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचे। पर हमने इसमें कहीं पर एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा था, सस्टेनेबल होने में हमने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा था अभी तक। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि आने वाली जनरेशन के लिए बचे। पर्यावरण बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग चीज है, पर अब इस तेल को जलाने से जो इमिशन हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उससे अभी भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी वृद्धि को या किसी भी ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम कंसिडर कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमने ये देखा कि ये सतत हो और ये पर्यावरण फ्रेंडली भी हो, उसे बोला जाता है ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, अब ये ग्रीन ग्रोथ क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि अभी आपने समझा, जो एग्जांपल मैंने दिया कि हमने तेल जलाया, तेल से हुआ प्रदूषण, और प्रदूषण वापस से घूम फिर के हमारे लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये तीनों चीजें, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ए, बी सस्टेनेबल होना, और सी पर्यावरण एनवायरमेंट, ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इनमें एक अंतर्निर्भरता है। और इस अंतर्निर्भरता को ही देखते हुए हम लॉन्ग टर्म सोशल वेलबींग, जो लंबे समय का समाज कल्याण है, समाज का कल्याण है, या सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलबींग है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को भी कम किया जाना है, या पर्यावरण के क्षरण को कम किया जाना टारगेट किया है, उसमें रिडक्शन को हमने टारगेट किया है। ठीक है, अब ये बात आई, अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि हम किसी भी चीज को जब जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तब हमें ये बताना होगा कि हमने अपने से कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया है, इस कंसेप्ट के लिए हमें किसी ने सजेस्ट किया है, तो हम दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे होंगे। तो ये कंसेप्ट कहां से आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस चीज के लिए बोला है कि एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी और इसके साथ में पर्यावरण की सततता, और इसके साथ में इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समावेशी एवं समान विकास, मतलब विकास जो हो रहा है वो सभी में समान रूप से वितरित हो, सभी में समान रूप से बटे, उसको जो ग्रीन ग्रोथ है वो माना गया। अब इसके साथ में आपको ये पूछ लिया कि ये कैसे संभव है। जब हमसे कमेंट की बात करी है ना, तो कमेंट में हम उसका कंसेप्ट बता देंगे, उसका हम स्टेटस बता देंगे, उसका ओरिजिन हमने बता दिया कि वो आया कहाँ से। अब लास्ट की बात ये कि उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है, ये बात भी हमें करनी होगी ना। तो हम जब उसके लास्ट के ये बात कर रहे हैं कि हमें ग्रीन ग्रोथ को अचीव करना है, तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसमें एक चीज है कि जब हम पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, तो पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव हमने निकाला कि सोलर एनर्जी, एनर्जी का ऑल्टरनेट हमने निकाल लिया, और वो सस्टेनेबल भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो एक तो हमने इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किया, या हमने तकनीक में तकनीकी नवाचार किए हैं। और साथ में एक और बड़ी चीज आती है, नवाचार करने के अलावा भी, मान लीजिए कि एनर्जी एनर्जी के लिए हमें तेल चाहिए, तेल जला रहे हैं या कोयला जला रहे हैं और उससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं, पर उसके साथ में एक और चीज चाहिए, जिसे बोला जाता है कि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जो है वो हमारा सस्टेनेबल हो। हमारा कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है कि हमारा जो उपभोग है, और हमारा उत्पादन है, ये दोनों सतत या धारणीय हो। उपभोग धारणीय होने का मतलब क्या है कि एनर्जी अवेलेबल है, हम कोयला जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, सोलर की ले रहे हैं, पर इसके साथ में एक समझदारी की बात है कि जब मैं अपने रूम से, अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर निकल रहा हूं, तो वहां की लाइट्स बंद करके निकलूं। तो अननेसेसरी हम ऐसा कोई भी कंजप्शन नहीं करें, ऐसा कोई भी उपभोग नहीं हो जो कि धारणीय नहीं हो या लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता हो। ठीक है, इसके लिए एक जनरल चीज है जो हमारे राजस्थान में आजकल हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर बोला भी जाता है,
आपको एक जीवन का एग्जांपल देता हूँ जहां पर हम लिखते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मतलब कि आप सिर्फ उतना ही ले रहे हैं जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। अननेसेसरी हमने भर के ले लिया, पूरी प्लेट को भर लिया, हम उतना खा नहीं पा रहे और बाकी का हम सारा डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो वैसी टेंडेंसी कम करना भी जरूरी है। किसी भी डेवलपमेंट के धारणीय बनने के लिए, उसके सस्टेनेबल होने के लिए ये भी जरूरी है कि आपका जो कंजप्शन का पैटर्न है वो भी लिमिटेड हो। मतलब उतना ही लो जितनी आपकी नीड्स है। गांधी जी ने भी कहा है आपकी ग्रीड के अकॉर्डिंग कलेक्ट मत करो अननेसेसरी। तो दिस इज द क्वेश्चन, और इस पर हमने कमेंट किया, इसको हमने, इसके सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है।